सोचिए, एक पूरी कॉलोनी जो रातों रात गायब हो गई। न कोई लाश, न कोई सबूत, बस एक शब्द, क्रोटोन। ये कहानी है रोवानोक कॉलोनी की। 1587 की गर्मियों से शुरू हुई और 1590 की खामोशी में दफन हो गई। क्या वो कहीं चले गए या उन पर हमला हुआ था, या ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री यही है? नमस्कार, आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे द मिस्ट्री ऑफ रोवानोक कॉलोनी। हम देखेंगे कैसे इंग्लैंड का सपना नई दुनिया में कॉलोनी बनाने का, जो एक रहस्य में बदल गया। वो रहस्य जो 400 साल से अनसुलझा है। ये कोई साधारण किस्सा नहीं है, एक इतिहास का सबसे पुराना कोल्ड केस है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमें अतीत की पूरी तस्वीर पता है। हम सोचते हैं कि किताब में जो लिखा है वही सच है, लेकिन रोवानोक यह दिखाता है कि रिकॉर्ड्स, मैप और खुदाई के बावजूद सच हमेशा परतों में छुपा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना का तटीय इलाका आउटर बैंक्स कहलाता है। यही है रोवानोक आइलैंड। इंग्लिश सेटलर्स ने इसे चुना। 1587 में लगभग 115 लोग यहाँ आए। उनमें थे पुरुष, औरतें और बच्चे। उन्हीं महीनों में यहाँ जन्मी एक बच्ची, वर्जीनिया डेयर। वह थी नई दुनिया में जन्मी पहली इंग्लिश बच्ची। इंग्लैंड में यह खबर जश्न की तरह फैली। लोगों ने सोचा अब भविष्य सुरक्षित है, अब यह कॉलोनी टिकेंगी। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। कॉलोनी का गवर्नर था जॉन व्हाइट। वह खुद वर्जीनिया का नाना था। कॉलोनी को सामान चाहिए था तो व्हाइट इंग्लैंड वापस चला गया और उसने वादा किया कि जल्द ही लौटूंगा। लेकिन समय उसके हाथ में नहीं था। याद रखिए, उस समय इंग्लैंड और स्पेन दुश्मन थे। सन 1588 में स्पेनिश आर्माडा ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया, यानी व्हाइट इंग्लैंड में फंस गया। साल दर साल वह वापस लौटना चाहता, पर जहाज सप्लाई सब युद्ध में लग गए। इसके चलते 3 साल बीत गए। आखिरकार सन 1590 में जॉन व्हाइट लौट आया। सोचिए उसके दिल में कैसी उम्मीद रही होगी। उसकी बेटी, उसकी पोती, पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी, वह उनसे मिलने जा रहा था। 18 अगस्त 1590 वर्जीनिया का जन्मदिन था। व्हाइट पहुंचा रोवानोक, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। उसने घरों को देखा, सब डिसमेंटल थे, यानी व्यवस्थित तरीके से तोड़ा गया था। लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी और कोई निशान नहीं था। बस पहली सील पर उकेरा हुआ शब्द क्रोटोन और पास के पेड़ पर 3 अक्षर क्रो। यही था एकमात्र सुराग। व्हाइट ने नोट किया, अगर कॉलोनिस्ट कहीं जाते तो वो सीक्रेट टोकन छोड़ जाते। अगर उन पर हमला हुआ होता तो वो खास सिंबल बनाते। लेकिन यहाँ कोई डिस्ट्रेस सिंबल नहीं था, यानी उन्होंने शायद शांति से जगह बदली। पर क्यों, कहां और कैसे, ये सवाल आज तक कायम है। क्या वो क्रोटोन आइलैंड गए? क्या वो ड्रॉक से भाग गए? क्या वो नेटिव जनजातियों में घुल गए, या उन पर किसी ने हमला किया? अब हम एक एक थ्योरी को देखेंगे, डेटा, पुरातत्व और रिसर्च के आधार पर। अब आते हैं सबसे बड़े नेचुरल क्लू पर। 1990 का दशक में वैज्ञानिकों ने ट्री रिंग्स अध्ययन किया। हर साल नई ग्रोथ रिंग्स। यह रिंग्स बताती है कि उस वक्त कितनी बारिश गिरी और कितना पानी था। इन रिंग्स का डेटा 800 साल पीछे तक गया और नतीजा चौंकाने वाला था। सन 1587 से 1589, यानी वह साल जब कॉलोनिस्ट अकेले पड़ गए थे, वो थे पूरे 8 सालों का सबसे भयंकर ड्रॉप, यानी पानी कम, खेती असंभव, शिकार मुश्किल। अब सोचिए, एक नई कॉलोनी, बिना सप्लाई, बिना सुरक्षा, और सामने इतिहास का सबसे बड़ा ड्रॉप। भूख, प्यास, बीमारी, क्या ये सब कॉलोनिस्ट को जगह छोड़ने पर मजबूर कर सकता था? यही है पहला हाइपोथेसिस, ड्रॉप ड्रिवन रिलोकेशन। मतलब सूखे ने उन्हें तोड़ दिया था। कुछ लोग शायद नेटिव्स के पास गए, कुछ लोग इंग्लैंड की तरफ चले गए, पर एक जगह रह पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब आते हैं सबसे चर्चित थ्योरी पर, क्रोटोन आइलैंड, आज जिसे हैट्रेस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। याद कीजिए, पेड़ पर लिखा शब्द क्रोटोन, क्या ये यही जगह का संकेत था? कैप क्रीक नाम की साइट पर कई सालों तक खुदाई हुई। वहां से निकले आर्टिफैक्ट्स, एक रेपियर तलवार का हिस्सा, जर्मन स्टोनवेयर,
कॉपर और आयरन की वस्तुएं, एक स्लेट राइटिंग टेबल और गन पार्ट्स। ये सब 16 सेंचुरी के इंग्लिश ऑब्जेक्ट्स है। अब सवाल उठता है, क्या ये ट्रेड से आए या ये इंग्लिश लोग वहीं रह रहे थे? क्योंकि आर्टिफैक्ट्स नेटिव और इंग्लिश दोनों संस्कृति के मिक्स दिखते हैं। कपड़े की लेस में लगने वाला धातु एगलेट, गन के छोटे हिस्से, लिखने की स्लेट, ये सिर्फ व्यापार नहीं लगते, ये सहजीवन लगते हैं। तो ये है हाइपोथेसिस हैज टू एसिमिलेशन विथ क्रोटोन ट्राइब, मतलब कि कॉलोनिस्ट नेटिव्स के साथ घुल मिल गए, कम्युनिटी बनी, शादी ब्याह हुए, भाषा और संस्कृति आपस में मिली। लेकिन इस थ्योरी की ताकत क्या है? सबूत पुरातत्व आर्टिफैक्ट्स पर मुश्किल भी है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स बाद के भी हो सकते हैं। स्ट्रैटिग्राफी यानी परत की डेटिंग हमेशा साफ नहीं होती। जरा सोचिए, आप एक कॉलोनिस्ट है, भूखे प्यासे भविष्य अंधकारमय, और आपके पास एक नेटिव कम्युनिटी है, वो आपसे कहे आओ हमारे साथ रहो, तो क्या आप मना करेंगे? यहीं से आता है एक और सवाल, क्या यह पूरी कॉलोनी एक साथ गई या छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ गई? कुछ क्रोटोन की ओर, कुछ अंदर की तरफ और कुछ और जगह पर। यानी यह रहस्य एक मोसिक जैसा हो सकता है। अब चलते हैं रोनॉक से कुछ मील अंदर, अल्बमर साउंड की दिशा में। 2012 में रिसर्चर ने जॉन वाइट के मैप ला वर्जिनिया पार्क्स को ध्यान से देखा। दो पुराने पेपर पेज के नीचे एक फिन फ्रंट सिंबल मिला। इसने सवाल खड़ा किया, क्या कुछ कॉलोनिस्ट क्रोटोन की ओर नहीं बढ़े? क्या उन्होंने अंदर की तरफ बढ़कर नया शिविर बनाया? खुदाई शुरू हुई। साइट का नाम रखा साइट एक्स। साइट एक्स से जो चीजें मिली, लेड टू डोर इरा पोट्री, बॉर्डर वे फ्रेगामेंट्स, स्पेंसन गन पार्ट्स, आयरन टूल्स एंड नेल्स। यह सामान इंग्लिश कॉलोनिस्ट के होने का संकेत देते हैं, पर सिर्फ यह ट्रेड का सबूत नहीं है। स्ट्रैटिग्राफी और लेयर एनालिसिस बताती है कि यह 1587 से 1590 के समय के हैं। मतलब कुछ लोग वास्तव में इंग्लैंड रिलोकेशन कर गए। हाइपोथेसिस हैज 3 है। स्प्लिट रिलोकेशन, कॉलोनी बटी, कुछ लोग क्रोटोन्स की ओर गए, जिसे आज हेडरेस कहते हैं। कुछ लोग साइट एक्स की तरफ बढ़े। इससे एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंजर होती है, क्योंकि सिर्फ एक जगह रह पाना मुश्किल था। पर्यावरणीय तनाव, सूखापन, आपूर्ति की कमी, इस सब ने उन्हें अलग अलग जगहों पर जाने के लिए मजबूर किया। सन 1580 में स्पेन और इंग्लैंड युद्ध की स्थिति में स्पेनिश आर्माडा की तैयारी चल रही थी। कैरेबियन और अटलांटिका में स्पेनिश पेट्रोल्स बढ़े। क्या उन्होंने रोआनोक पर हमला किया? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है स्पेनिश इंटेलिजेंस मिशन ने जरूर आसपास सर्वे किया होगा, लेकिन डायरेक्ट अटैक का कोई एविडेंस नहीं मिला। इसलिए स्पेनिश रेड प्लॉसिबल है, लेकिन लो एविडेंस। अब डिसीजन और लोकल कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। सन 1585 से 1586 में पहले मिशन में नेटिव और कॉलोनिस्ट के बीच तनाव बढ़ा। एक नेटिव चिप की हत्या तक हुई। इसके साथ ही स्वैम्पी इलाका, मच्छर, कंटामिनेटेड वाटर, बीमारी बनाने का परफेक्ट सेटअप था। सन 1587 से 1589 के ड्रॉट ने इसे और बढ़ा दिया। संभावना है कि कुछ कॉलोनिस्ट बीमार हुए हो या स्थानीय संघर्ष में मारे गए हो, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड डिसमेंटलिंग और क्रोटोन टोकन ये संकेत देते हैं कि मोस्ट लोग पैनिक में नहीं, प्लैनेट रिलोकेशन में गए हैं। 20वीं सदी में रोआनोक का रहस्य फिर उभरा। डैश स्टोन मिलना शुरू हुए। कुछ स्टोन पर लिखा था एलेनोर डेयर का संदेश। शुरुआत में सेंसेशन मचा, क्योंकि यह सीधा रोआनोक कॉलोनी से जुड़ता था, लेकिन बाद में स्टडीज ने दिखाया ज्यादातर स्टोन्स फेक थे। सिर्फ पहला स्टोन कंट्रोवर्सी में बना रहा। रहस्य में सेंसस एनालिज्म अक्सर ट्रुथ से ज्यादा तेज दौड़ता है। अब हम एविडेंस को जोड़ते हैं। ड्रॉक ने रिलोकेशन का दबाव बनाया। क्रोटोन आर्टिफैक्ट्स एस्टिमेशन की ओर इशारा करते हैं। सीटेक्स आर्टिफैक्ट्स इनलैंड माइग्रेशन को दिखाते हैं। स्पेनिश अटैक पॉसिबल था, लेकिन एविडेंस बहुत कम था। डिसेस और कॉन्फ्लिक्ट का पार्सल असर था। इस सब को मिलाकर एक मोसिक मॉडल बनता है। मतलब कॉलोनी की कोई एक जगह नहीं, वो कई जगह में बढ़ गए। कुछ लोग क्रोटोन में चले गए, कुछ लोग सीटेक्स में घुल गए और कुछ लोग नेटिव कम्युनिटीज में मिल गए। इस तरह उन्होंने जीवन जीने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, एलेनोर डेयर अपनी बेटी को गोद में लिए,
किसी क्रोटोन कॉलोनी में बैठी है, बाहर बारिश, अंदर आग की गर्माहट, बच्चे खेल रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं, नई संस्कृति अपना रहे हैं। कुछ दशकों में वे इतिहास के रिकॉर्ड से गायब हो गए, लेकिन उन्होंने जीना जारी रखा, बस नई आइडेंटिटी बना ली। तो रहस्य क्या है? रोवानोक आज भी कहता है, सच, मिथिक और साइलेंस, ये तीनों मिलकर इतिहास की परत को बनाते हैं। क्रोटोन शब्द आज भी गूंजता है जंगल और समुद्र की खामोशी में। क्या आपको लगता है कॉलोनिस्ट ने शांति से रिलोकेट किया या उनका अंत हुआ? आपकी थ्योरी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है तुषार और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।